हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को अच्छे तरीके से करा दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। हमारा प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी कि आपको वैसा दर्पण का नाम बताना है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला है प्रश्न हमारा, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है यानी प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यानी कि अवतल दर्पण में समान आकार के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वक्ता केंद्र पर। कहाँ रखना चाहिए, वक्ता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो सीधा और हरासित होता है। कैसा होता है, सीधा और हरासित होता है। हरासित मतलब छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, आपको 1/v 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप खुद ही दें। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है। तो कार के अग्रदीप, अग्रदीप कहने का मतलब हेडलाइट। हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य, पश्य दृश्य कहने का मतलब साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो कहाँ से ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, यानी कि प्रतिबिंब की आपको प्राकृतिक बताना है कि वो वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, वास्तविक उल्टा। अगला है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को देखने के लिए करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के इलाज में करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर। यानी कि आपको प्रश्न में वक्ता त्रिज्या दे दिया गया है और फोकस दूरी बताना है। वक्ता त्रिज्या दे दिया गया है, आपको क्या करना है, नहीं, आपको वक्ता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी की, वक्ता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया
किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या है? गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर होता है वो वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर है। अगला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया है। आभासी, सीधा और बड़ा, तो जैसा ही आभासी, सीधा, बड़ा तो आप समझ जाइए अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो आभासी सीधा बनता है लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, और समतल में आभासी सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि जैसा ही आपको आभासी सीधा बड़ा पूछे तो अवतल दर्पण, आभासी सीधा छोटा पूछे तो उत्तल दर्पण, आभासी सीधा बराबर पूछे तो समतल दर्पण। तो अभी आपको क्या प्रश्न हो जाएगा, सॉरी वो प्रश्न नहीं था, प्रश्न कोई दूसरा है। किसी अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति आपको बताना है जिसमें आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, किस दर्पण की में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तुरंत अभी बताए हैं, तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो प्रश्न है, ये परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में जो परीक्षा लिया गया है वो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अभिसारी क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। अगला प्रश्न हमारा गोलीय दर्पण से है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि ऋणात्मक मानी जाती है। तो समतल क्या दर्पण क्या होगा, तो दर्पण अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का ही फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो आपको वीडियो लेक्चर 6 में इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया है। 5 टाइम आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और एक टाइम क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ रहती है? तो आंसर हो जाएगा आपको फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस दर्पण का प्रकार है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है का मतलब प्लस है, और किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आंसर नंबर हमारा क्या, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? अभी तुरंत बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है, और उत्तल दर्पण भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, तथा अपने सभी दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ, एक और बात, आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको क्या करें, कॉपी में फेयर भी करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।